अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से सारे तालीमी इदारे बंद है, जिसकी वजह से तालिब इल्मों की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। तो इन स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरलाई की तरफ से एक छोटी सी काविश है कि यहाँ पर हम वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आप तक फॉरवर्ड करेंगे ताकि आपकी स्टडीज़ का ये सिलसिला जारी रहे और आपकी स्टडीज़ मुतासिर ना हो। तो आज का हमारा जो कोर्स है वो है क्लास 9 की फिज़िक्स। सब्जेक्ट हमारा फिज़िक्स है, क्लास 9 है, चैप्टर नंबर 1 है और इस चैप्टर नंबर 1 का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर का हमारे पास पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड फिजिक्स। दोबारा सुन ले, क्लास 9 की फिजिक्स इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं। क्लास 9 की फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट है और इसका हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड फिजिक्स। यानी हम इस चैप्टर में साइंस और फिजिक्स की इंट्रोडक्शन या तारुफ पढ़ेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस कायनात को अल्लाह ताला ने मिलियंस ऑफ साल पहले बनाया था। ये कायनात बनाने के बाद अल्लाह ताला ने इसमें मुख्तलिफ क्रिएचर्स या तख्लीक़ात की, जिनमें से एक इंसान है। चूँकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान को बाकी मखलूक़ात पर फ़ौक़ियत हासिल है और वो फ़ौक़ियत ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने सोचने और समझने की सेंस दी है, यानी इंसान अच्छे बुरे की सेंस रखता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने जब कायनात बनाई थी तो इस कायनात में इंसान की तख्लीक होने की वजह से, सोचने समझने की वजह से इंसान पहले दिन से इस कायनात में मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में एक क्यूरियोसिटी या तजस्सुस रखता था कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं ये किस उसूल और किस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सारा कायनात एक ख़ास असूल के ऊपर चल रहा है या एक ख़ास प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, ख़ास लाज के ऊपर जो है ये चल रहा है। आप उस कायनात में चाहे फिर आप सूरज, ज़मीन, चाँद या जितने भी स्टार्स हैं उनको ले लें, या इस कायनात में आप छोटे से छोटा ज़रा एटम को ले लें, सारे पार्टिकल्स या सारे जो मेजर ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे स्पेसिफिक लॉज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके काम कर रहे हैं। अब ये इंसान की बस की बात है कि इंसान को पहले दिनों में बहुत कम चीज़ों के बारे में इल्म था, तो वक्त के साथ साथ फिर इंसान की बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज बढ़ता गया। तो चूँकि इंसान के पास पहले दिनों में नॉलेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, तो इंसान इस सारे नॉलेज को एक ही सब्जेक्ट के अंडर पढ़ता था। इस सब्जेक्ट का नाम था साइंस, और इस साइंस में वो सिंगल हेडिंग के अंडर सारी नॉलेज पढ़ता था। वो सिंगल हेडिंग क्या था? नेचुरल फिलॉसफी। तो अब हम साइंस को यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद बोर्ड के ऊपर साथ साथ डिस्कस भी करते चले जाएंगे। देखें साइंस, ये साइंस वर्ड बुनियादी तौर पर लैतिनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लैतिनी ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला है। साइंस इस बुनियादी तौर पर लैतिनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यानी साइंस इज़ डिराइव्ड। साइंस डिराइव्ड हुआ है, अखज़ हुआ है लैतिनी ज़ुबान के लफ्ज़ से। अब लैतिन के किस लफ्ज़ से निकला है? सेंशिया से। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंशिया। इस सेंशिया का मतलब है नॉलेज। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। साइंस डिराइव्ड हुआ है लैतिनी जुबान के लफ्ज़ सेंशिया से, जिसका मतलब क्या है? नॉलेज। अब इस साइंस में जितनी भी नॉलेज थी ये उसी वक्त इंसान सिर्फ एक हेडिंग के अंडर पढ़ते थे। सिंगल हेडिंग जो था वो क्या था? वो सिंगल हेडिंग जिसके अंदर इंसान सारी नॉलेज पढ़ता था वो था नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट के दिनों में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इंसान के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, तो ये सारे के सारे नॉलेज जितनी भी चीज़ों के बारे में थी वो इंसान के लिए मुमकिन था कि वो एक ही हेडिंग या एक ही सब्जेक्ट के अंडर पढ़ सके। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब इस सारे इल्म को एक ही सब्जेक्ट के अंदर, साइंस के अंदर पढ़ना मुमकिन नहीं रहा। इसकी मैं आपको एक मिसाल दे दूँ। आपके पास इंसान को स्टार्ट दिनों में बहुत
कम चीज़ों के बारे में मालूमात थी। जैसे आपके पास इंसान स्टार्ट में सिर्फ मैटर के बारे में जानता था कि मैटर जो है हर वो चीज़ जो जगह घेरता हो और वजन रखता हो, कुछ ना कुछ वजन रखता हो, एनीथिंग विच हैव वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर इंसान को पता चला कि मैटर जो है, यानी जॉन डाल्टन ने ये बताया था कि मैटर जो है ये छोटे और इनडिवाइजेबल पार्टिकल से बना है। मैटर जो है छोटे और इनडिवाइजेबल पार्टिकल से बना है। इन पार्टिकल को उनको क्या नाम दिया गया? एटम। यानी जॉन डाल्टन ने कहा था कि मैटर बजाते खुद एक छोटे छोटे ज़रात से मिलके बना है। ये छोटे छोटे ज़रात क्या है? इनडिवाइजेबल है, यानी तकसीम ना होने वाले पार्टिकल है। ये तकसीम ना होने वाले पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया था? एटम्स। अब वक्त के साथ साथ फिर मजीद साइंटिस्ट ने इसके ऊपर, एटम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कहा कि एटम जो है इनडिवाइजेबल नहीं है, बल्कि एटम डिवाइजेबल है। एटम बजाते खुद जो है वो दो हिस्सों से बना हुआ है। एक इसके शेल्स है और एक इसका न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। एटम बजाते खुद यानी स्प्लिट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। इसमें क्या है? इसमें दो सेक्शंस है, एक न्यूक्लियस सेंट्रल हिस्सा और एक इसके शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसके बाद फिर पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल डिस्कवर्ड हुए कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स है और इसके इर्द गिर्द जो शेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब इससे हमारा मतलब ये है कि इंसान को पहले बहुत कम पता था, फिर उनको बाद में ये गहराई में पता चला कि मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है। फिर इसके बाद फिर मजीद पता चला कि एटम बजाते खुद जो है वो न्यूक्लियस और शेल से बना हुआ है। फिर ये पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर फिर सब पार्टिकल्स हैं मजीद। फिर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खुद क्वार्क से बने हैं। अब कहने का मतलब ये है कि पहले नॉलेज लिमिटेड था तो इसको एक हेडिंग और एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना मुमकिन था। लेकिन वक्त के साथ साथ आप देख रहे हैं कि नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, तो फिर इस नॉलेज को एक हेडिंग के अंदर पढ़ना या एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना मुमकिन नहीं रहा। अब इसको सिर्फ नेचुरल फिलॉसफी हेडिंग के अंदर पढ़ना या सिर्फ साइंस के अंदर पढ़ना मुमकिन नहीं रहा। तो फिर हमने साइंस को डिवाइड कर दिया। साइंस को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। साइंस इज further divided into two parts। साइंस को फर्दर फिर डिवाइड कर दिया गया, मजीद डिवाइड कर दिया गया दो हिस्सों में। एक हिस्सा हमारे पास है फिजिकल साइंस और दूसरा हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, साइंस मैंने आपको डिफाइन नहीं करवाया क्योंकि आप लोअर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। साइंस की डिफिनेशन में कोई मसला आपको नहीं होना चाहिए। साइंस इज बेसिकली द नॉलेज विच इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो फिर इस नॉलेज को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में। तो आप जरा देखें, इस साइंस की हम डिफिनेशन भी लिख लेते हैं और इसकी जो दो ब्रांचेस है उनको भी डिफाइन कर देते हैं। तो पहले आप साइंस की एक छोटी सी डिफिनेशन लिख दें। Science, the knowledge which is based upon observations and experiments is called साइंस। यानी वो इल्म जिसकी बुनियाद किस चीज़ के ऊपर है? जिसकी बुनियाद ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात एंड एक्सपेरिमेंट्स और तजुर्बात के ऊपर है। इस इल्म को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। द नॉलेज, वो इल्म विच इज ऑब्टेन्ड या विच इज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। ऑब्जर्वेशन वर्ड में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसको एक्सपेरिमेंट्स को। अच्छा डियर स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन जो है आप आउटवर्ड की या बैरूनी दुनिया की जितनी भी मालूमात आप अपने
फाइव सेंसेस या फाइव सेंस ऑर्गन के जरिए हासिल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ किसी चीज़ को, किसी चीज़ के कलर मैं देख रहा हूँ, किसी चीज़ को मैं देख रहा हूँ, तो ये क्या, मेरा देखना क्या है, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरा सुनना क्या है, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरा सूंघना क्या है, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरा टेस्ट करना क्या है, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरा किसी चीज़ को छूना या टच करना क्या है, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद उसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा। अब ऑब्जर्वेशन कर देखने के बाद या ऑब्जर्व करने के बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जो हमें इल्म मिलेगा, इसको हम क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। ऑब्जर्व करना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, तजुर्बा करना, ये से जो हमें इल्म मिलेगी वो क्या कहलाएगी, साइंस कहलाएगी। इसके आप एक सादा, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। लेट सपोज आपके पास दो ट्रीज हैं, ये ट्री नंबर 1 और ये दरख्त नंबर ट्री नंबर 2 या दरख्त नंबर 2। इसके लिए आप एक कंडीशंस अलग अलग रखें कि ये ट्री नंबर 1 जो है, जिसको हमने ग्रो किया हुआ है, ये एक ऐसे सिचुएशन में है कि इसकी जो ज़मीन है या जो सॉइल है, जो मिट्टी है, ये सुटेबल नहीं है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको प्लास्टिक के अंदर बंद कर दिया। इसको हवा नहीं मिल रही है, इसको धूप, इसके ऊपर धूप नहीं पड़ रहा, और इसके ऊपर धूप भी पड़ रहा है, इसको हवा भी मिल रही है, और इसकी सॉइल भी क्या है, मुनासिब है। इसकी सॉइल भी अच्छी फर्टाइल है, जरखेज ज़मीन है। और यहाँ पर ज़मीन जरखेज नहीं है, इसको हमने प्लास्टिक के अंदर बंद कर दिया। इसको हवा और सूरज की रेज जो है नहीं मिल रहे हैं। तो आप ये ऑब्जर्व करें कि दो चीज़ें पड़ी हैं, एक को हमने साए में रखा हुआ है प्लास्टिक के अंदर बंद करके, एक मुनासिब फर्टाइल ज़मीन के अंदर नहीं ग्रो किया हुआ है, और एक जो दूसरी ट्री है, इसको हमने फर्टाइल ज़मीन के अंदर ग्रो किया हुआ है, और इसके ऊपर धूप पड़ रही है और इसको हवा मिल रही है। ये ऑब्जर्व करने के बाद कुछ दिन के बाद आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद आपको ये कंक्लूजन या रिजल्ट मिलेगा कि ये दरख्त जो है ये सूख जाएगी और ये दरख्त अच्छी खासी ग्रो कर जाएगी। अब ये ऑब्जर्व करने के बाद, देखने के बाद कि ये क्या सिचुएशंस हमने बनाए हैं, ये देखने के बाद हम इसके ऊपर मुख्तलिफ सिचुएशंस बना करके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये कंक्लूजन या ये रिजल्ट मिला कि दरख्त को अच्छी नशोनुमा के लिए या दरख्त की अच्छी नशोनुमा के लिए अच्छी खासी फर्टाइल ज़मीन चाहिए, हवा चाहिए, सूरज का पड़ना लाजमी है, तभी दरख्त जो है उग सकती है। अब इस सारे पैमाना को देखने के बाद हमें नॉलेज मिली इस चीज़ के बारे में, तो इस नॉलेज को हम क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। ये मैंने आपको एक सादा मिसाल दी है। इसके अलावा दुनिया में सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं और सारी चीज़ों के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सारी जो हमें इल्म मिलती है, इस इल्म को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइंस बहुत लिमिटेड था इनिशियल डेज में, तो इस साइंस को फिर हमें वक्त के साथ साथ डिवाइड करना पड़ा। कितने ब्रांचेस में, 2 में। मैंने आपको पहले बताए थे कौन कौन से 2 ब्रांचेस साइंस को हमने डिवाइड कर दिया गया था। कौन से ब्रांचेस में, फिजिकल साइंस में और बायोलॉजिकल साइंस में। फिजिकल साइंस, नंबर 2 क्या था, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा, डिवाइड करने की वजह मैंने आपको बताई थी कि नॉलेज जो है वो वक्त के साथ साथ इतना बढ़ गया कि फिर इसको एक सब्जेक्ट और एक हेडिंग के अंदर पढ़ना मुमकिन नहीं रहा, फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कायनात में आपको 2 किस्म की चीज़ें देखने को मिलती है, 2 कैटेगरीज हायर स्टेज के ऊपर, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग। अब साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, या साइंस की वो ब्रांच जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताएगा, साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, फिजिकल साइंस कहेंगे। सिमिलरली साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे या लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल साइंस। सो द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस की वो शाख विच डील्स, जो हमें बताता है अबाउट non living thing is called physical science, and the branch of science in which we study about या which deals with the study of living thing is called biological science. अब नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड साइंस की जिस ब्रांच में हम पढ़ेंगे वो फिजिकल साइंस होगा, और साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे। तो इसके छोटे से डिफिनेशन हम लिख देते हैं। फिजिकल science, the branch of science which deals
जो हमें बताता है with the study of non-living things, non-living things, non-living things is called physical science. The branch of science which deals, या the branch of science in which we study about. किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? नॉन लिविंग थिंग के बारे में. is called physical science. नॉन लिविंग थिंग आप जानते हैं बहुत सारी चीजें हैं कायनात में. उसके अलावा बायोलॉजिकल साइंस, ये वर्ड बायो से निकला है जिसको जो लाइफ से डिराइव हुआ है. ठीक है, बायो मीन्स लाइफ. बायोलॉजिकल साइंस. The branch of science साइंस का शाख है. The branch of science which deals with the study of living things is called बायोलॉजिकल साइंस. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, साइंस को हम स्प्लिट कर दिया गया था कितने ब्रांचेस में? लिविंग थिंग्स से रिलेटेड साइंस और नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड साइंस. सो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं. साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस. और साइंस की दूसरी ब्रांच जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे. डियर स्टूडेंट, हमारा जो कोर्स है वो क्या है? फिजिक्स है. और फिजिक्स का ताल्लुक नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है. और फिजिक्स, तो इसका ये मतलब हुआ कि फिजिक्स इज द सब ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस. और इसमें जो बायोलॉजिकल साइंस है इसको आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे. इसको इस कोर्स में फिजिक्स में हम डिस्कस नहीं करेंगे. तो आप एक चार्ट देख लें. इसको डिफाइन करने के बाद, ये डिफिनेशन लिखने के बाद आप जरा इसको देख लें. साइंस को हम डिवाइड कर रहे हैं कितने ब्रांचेस में? आप एक चार्ट बना लें. साइंस को हमने डिवाइड कर दिया कितने ब्रांचेस में? 2 में. कौन कौन से? फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस. फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस. ये सेक्शन जो है इसको आप बायो में पढ़ेंगे. इसके साथ अब हमारा ताल्लुक नहीं रहा. हम फिजिकल साइंस को आगे लेके चलेंगे. डियर स्टूडेंट, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि वक्त के साथ साथ नॉलेज बढ़ता गया. फिर इस नॉलेज को फिजिकल साइंस के अंदर पढ़ना मुमकिन नहीं रहा, तो हमें ये स्प्लिट करना पड़ा मजीद ब्रांचेस में. ये फिजिकल साइंस को हम डिवाइड कर देते हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ETC वगैरह. ठीक है. फिजिकल साइंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस. सम ऑफ देम आर फिजिक्स. यानी फिजिकल साइंस को हम मजीद बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे हैं, जिनमें से कुछ ब्रांचेस के नाम मैंने आपको बताए हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ETC. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया कि साइंस से हम लेके फिजिकल साइंस की तरफ और फिजिकल साइंस से लेके हम फिजिक्स की तरफ आ गए. तो हमारा कोर्स ये फिजिक्स है, तो हम क्या कहेंगे? फिजिक्स जो है ये फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है. साइंस, फिजिकल साइंस, देन फिजिक्स. फिजिकल साइंस की एक सब ब्रांच क्या है? फिजिक्स है. ये केमिस्ट्री आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. जियोलॉजी एक्सेट्रा ये आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे. इस कोर्स में फिजिकल साइंस से हम क्या लेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे. हमारा कोर्स क्या है? फिजिक्स. डियर स्टूडेंट, अब हमने किस चीज को डिस्कस करना है? फिजिक्स को डिस्कस करना है और फिजिक्स की इंट्रोडक्शन करनी है. फिजिक्स किस हिस्से का पार्ट्स है? ये फिजिकल साइंस का हिस्सा है. फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस. फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ
फिजिकल साइंस। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसको मैंने आपको थोड़ी देर के बाद बताना है। फिजिक्स से डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, यूनान एक मुल्क है, उसकी लैंग्वेज है ग्रीक। फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, कौन से वर्ड है ग्रीक में? फिजिकॉस, फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जिस तरह साइंस जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ था, सेंशिया से, इसी तरह फिजिक्स जो है ये यूनानी जुबान के लफ्ज फिजिकॉस से निकला है। हमने कहा था कि साइंस सेंशिया से निकला है और सेंशिया का मतलब क्या है? नॉलेज। इसी तरह फिजिकॉस का मतलब क्या है? फिजिकॉस मीन्स साइंस ऑफ नेचुरल थिंग्स, साइंस ऑफ नेचुरल थिंग्स, यानी नेचुरल या कुदरती चीजों की साइंस। फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिकॉस, विच मीन्स, जिसका मतलब है, फिजिकॉस का मतलब क्या है? साइंस ऑफ नेचुरल थिंग्स, साइंस ऑफ नेचुरल थिंग्स। अब फिजिक्स को, फिजिकल साइंस की ये ब्रांच जो है, इसको हम प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं। ये इसकी थोड़ी बहुत वर्ड्स के लिहाज से एक्सप्लेन करने के बाद हम इसको प्रॉपर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप और म्यूचुअल इंटरेक्शन। डियर स्टूडेंट, दो चीजें आपने इसमें डिस्कस करनी है, वो है मैटर, एनर्जी और इनके आपस में ताल्लुक। अब आपने ये नहीं कहना कि फिजिक्स सारे का सारा ये दो चीजें हैं। आप जरा गौर कर लें, ये दो चीजें, मैटर, सारा कायनात जो है ये मैटर का बना हुआ है, इसके चार स्टेट की शक्ल में आपको नजर आएगी। और दूसरा वर्ड क्या है? एनर्जी। एनर्जी, किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। अब एनर्जी आप देखें, किसी भी बॉडी को, किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो आप सारे के सारा कायनात उसमें आ गया, फिजिक्स में आ गया, और सारे के सारे कायनात में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे किस चीज़ के मरहून मेहनत होते हैं? एनर्जी के मरहून मेहनत होते हैं। तो फिजिक्स इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with the study of matter, energy and their mutual interaction or mutual relationship. इसको आप अल्फाज में डिफाइन कर दें। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with the study of matter, energy and their mutual रिलेशनशिप और इंटरेक्शन, बाहमी तौर पर अमल करना। फिजिक्स, फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जो हमें बताती है किस चीज के बारे में? मैटर, एनर्जी इन देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन और म्यूचुअल रिलेशनशिप। डियर स्टूडेंट्स, मैटर के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। आपको पता होगा कि मैटर जो है वो हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और स्पेस जगह घेरती है और वजन रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। और एनर्जी से भी आप वाकिफ हैं कि किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? मैटर। तो इस फिजिक्स में हम इन्हीं दो चीज़ों को फोकस करेंगे, क्योंकि सारी कायनात जो है आपको पता है कि मैटर की बनी हुई है और सारे कायनात में मूवमेंट होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और इनके आपस में हम ताल्लुक भी पढ़ेंगे कि मैटर और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है, या मैटर और एनर्जी आपस में कैसे कन्वर्ट होते हैं। हाउ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और हाउ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसकी इंटरेक्शन बता दूं कि मैटर और एनर्जी आपस में कैसे। इसको सबसे पहले फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मास और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, यानी एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक रिलेशन बताया था, उसको फेमस आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन कहते हैं। वो रिलेशन ये था हमारे पास, E इज इक्वल टू
mc²। इस इक्वेशन के जरिए हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर E क्या है, एनर्जी है, एनर्जी, और m हमारे पास क्या है, मास है, और c², ये हमारे पास c क्या है, c इज स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू c की कीमत कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये c की वैल्यू होती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आज हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।